हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का छठा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो है कि अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं, इन तीनों का परिभाषा क्या होता है, इन तीनों का एग्जाम्पल क्या होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। आप निश्चिंत होकर इस वीडियो पर आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमसे पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, ठीक है, कि हम परिभाषा को रटवाते नहीं, समझाकर याद करा देते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल को हम एसिड कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल, अब सबसे पहला तो आता है कि अम्ल का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब शुरुआती टाइम में हम अम्ल का परिभाषा सिंपल से यही कह देते थे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ये हम कहते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये गलत बात है, ठीक है, परंतु इसको मतलब वैज्ञानिकों ने जब आगे आए तो इसको गलत ठहरा दिया। ऐसा है कि हाँ, अम्ल है जो ज़्यादातर जो भी अम्ल होते हैं, लगभग सभी अम्ल स्वाद में खट्टे ही होते हैं। तो वैज्ञानिक हैं एक, जिनका नाम था आर्हेनियस, और आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं तो उस पदार्थ को ही हम अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो हम परिभाषा लिख रहे हैं, एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम परिभाषा लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिए। मैं लिखूंगा आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, ये आधुनिक परिभाषा है। तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर, ठीक है, जल में घुलकर H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। तो उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है जी। समझ गए अम्ल किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि अम्ल का जो परिभाषा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप समझ जाइए, ठीक है, बट सिंपल सा तो है। जो भी ऐसा कोई भी पदार्थ है जिसको हम जल में यदि हम घोल देते हैं तो H+ आयन देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, वो सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, वो सभी पदार्थ अम्ल कहलाएंगे। सिंपल सा है। जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं, तो उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे उदाहरण है कि हमने HCl को लिया, ठीक है, ये पहला उदाहरण। HCl लिया, HCl को हम जब जल में घोलते हैं तो ये HCl जो है ना, HCl जो है ये H+ और Cl- में टूट जाता है। समझ में आया। मतलब जो HCl है, ठीक है, इसको हमने जल में घोला तो H+ और Cl- में टूट जाता है। तो बताइए यहाँ पर H+ ये आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही पदार्थ जो HCl पदार्थ है ये अम्ल कहलाएगा। यही तो हमने कहा ना कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को ही अम्ल कहते हैं। यही तो हमने कहा था। तो सिंपल सा है। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे HNO3, ठीक है, नाइट्रिक जो एसिड है इसको हम ले लेते हैं। तो नाइट्रिक एसिड को हम कराते हैं तो H+ और जो NO3 में टूट जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी अम्ल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो है CH3COOH।
अब इसका हम जब क्रिया कराते हैं, मतलब इसको जब हम जल में घोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा CH3COO माइनस में, और जो ये हाइड्रोजन है ये टूट जाएगा प्लस में। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी क्या दे रहे हैं, ये सभी H+ आयन दे रहे हैं। तो जो पदार्थ H+ आयन देते हैं वो पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो सिंपल सा है, आशा करते हैं दोस्त कि आपको जो अम्ल का परिभाषा है उदाहरण से और भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ के अब आते हैं हम कि क्षार के बारे में। क्षार को समझ लेते हैं कि क्षार मतलब जो बेस्ड होता है वो क्या होता है। ठीक है, अगर गुण पे बात करें तो देखिए ये गुण में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने अम्ल का परिभाषा, जो एग्जाम्पल होता है, जो गुण होता है, ये सब हमने एक एक वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ाया हुआ है। बहुत थोड़ा सा कुछ दिन हो गया, बहुत पहले हमने पढ़ाया था ये टॉपिक। पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल यूट्यूब पे लिखेंगे अम्ल किसे कहते हैं ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी आप इतना बात याद रखेंगे कि गुण में ही ये आ जाएगा कि ये क्या करता है, H+ आयन देते हैं। ठीक है, गुण में ये भी आ जाएगा कि ये अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे, इनका pH मान क्या होता है, pH मान क्या होता है, शायद कम होता है। ठीक है, तो गुण जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में, हमें भी याद नहीं आ रहा है कितना इसका गुण है, गुण तो ऐसे बहुत ज़्यादा है, बट इतना मुख्यतः जो खट्टे होते हैं ये मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है, फिलहाल गुण हमारा ये टॉपिक नहीं है तो फिलहाल मुझे पता नहीं है। ठीक है, वास्तव यही है, तो इतना पता है कि ठीक है कि H+ आयन देते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। गुण पे जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। हाँ, औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी इसका जो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा कि इसका उपयोग औषधियों में किया जाता है, गुण ही है। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्षार पे। ठीक है, दूसरा क्षार। ठीक है, तो क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, क्षार का सिंपल सा ऐसा होता है, क्षार का मतलब कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- मतलब हाइड्रोक्सी मतलब OH- आयन देते हैं, तो माइनस आयन मुक्त करते हैं या देते हैं, तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हम लिख रहे हैं, समझिएगा यहाँ से। ठीक है, आप लिखेंगे कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन मुक्त करता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन मुक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्षार का एग्जाम्पल भी बताइए। ठीक है, कि कौन सा है जो OH- मुक्त करेगा। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, क्षार का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हम NaOH को ले लेते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो देखिए, जब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम जल में घोलेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो NaOH है तो Na+ और OH- में टूट जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसको भी जब हमने जल में घोला तो ये किस में टूट जा रहा है, OH- आयन दे रहा है। हमने यही कहा था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, तो उन पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इसका मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब NaOH है, ये एक क्षार है। अब इसमें एक और बात है, मैं अभी थोड़ा सा याद आया, मैं कह दूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे ये सोच रहे होंगे कि सर आप दोनों तरफ से चिन्ह क्यों दे रहे हैं। तो देखिए, ये सभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है।
ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बता दूं कि मैं चैप्टर वाइज सभी केवल क्वेश्चन को करा रहा हूं, चाहे वो साइंस का आपका फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं। ठीक है, ये आपके जो क्लास 10th साइंस का, ठीक है, जो केमिस्ट्री का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ये टॉपिक है छठा। इससे पहले हमने 5 और इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स का लिंक हम दे देंगे, केमिस्ट्री का लिंक दे देंगे, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ, इसका 2 हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब उत्क्रमणीय और जब आप पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो उसमें आपको पता चलेगा। बट मैं सिंपल से अभी आपको लिए फिलहाल बता दे रहा हूँ, ये दोनों तरफ चिन्ह दिखाने का यही मतलब है कि ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ से ये 2 पदार्थ बने हैं, ये तो हमें पता है, परंतु हम फिर से चाहें तो इन दोनों पदार्थ को मिलाकर ये पदार्थ बना सकते हैं। वही इसका चिन्ह दिखाया गया है दोनों तरफ से, मतलब इससे ये बन सकता है, फिर से चाहें तो इससे ये भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल हम देख ले, चलिए दूसरा KOH को ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे, तो पोटेशियम K+OH माइनस में टूट जाएगा। ये भी देख रहे हैं कि OH माइनस आयन दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो और भी हम देख लेते हैं, तीसरा हो जाएगा NH4OH। तो NH4OH को हम ले लेते हैं, और इसका भी जब हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, जल में घोलेंगे, तो यहाँ से NH4 प्लस और जो OH है वो माइनस में टूट जाएगा। तो ये आप सभी देख रहे हैं, तो ये सभी OH माइनस आयन दे रहे हैं, तो ये सभी पदार्थ जो हैं ये सभी क्या हैं, क्षार हैं। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तीसरा हम आ जाते हैं टॉपिक पे, जो है लवण। लवण मतलब जो साल्ट होता है वो क्या होता है। तो देखिए, लवण आपको तब समझ में आएगा जब अम्ल और क्षार आपने पढ़ा होगा। अभी हमने पढ़ा दिया, अब आप समझ जाएंगे। देखिए, ये बताया जाता है कि मतलब ऐसा पदार्थ, मतलब सिंपल से समझे तो जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया कराया जाता है तो जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसी ठोस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। समझ गए, जब अम्ल और क्षार 2 पदार्थ आपस में मिलेंगे और उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा तो उस समय जो पदार्थ मिलेगा वह पदार्थ ही लवण कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मतलब सिंपल से समझिए ना, सिंपल से यही समझिए कि एक है अम्ल, ठीक है, एक पदार्थ है अम्ल और एक है क्षार। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षार मिलेंगे ना तब जाकर लवण बनेगा। समझ गए होंगे। तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। ठीक है, यही हम उस बार से उस तरीके से मतलब कह रहे थे। ठीक है, तो चलिए मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जब आपको बताया जाएगा तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। आप लिखेंगे वे पदार्थ, मतलब जब आप लिखेंगे जब, वे पदार्थ नहीं, आप ऐसे लिखेंगे जब, इस तरीके से बेटर रहेगा। जब अम्ल तथा क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। ठीक है, तो लवण का परिभाषा समझ में आ गया कि जब अम्ल और क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त जो पदार्थ होता है, जो प्राप्त पदार्थ होता है, जो पदार्थ मिलता है, ठीक है, ठोस पदार्थ, वही पदार्थ लवण कहलाता है। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं
जैसे NH3 को हम ले लेते हैं और इसकी क्रिया HCl से हम कराते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि NH3 क्या है, NH3 है आपका जो है क्या है, NH3 है क्षार, ठीक है। HCl क्या है, HCl है अम्ल। तो देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या बनाता है, NH4 और NH4Cl, ठीक है। तो ये बनता है, ठीक है, NH4Cl बनता है। तो ये क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। समझ रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है कि जब अम्ल और क्षार आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तो जो प्राप्त ठोस पदार्थ होता है वो लवण कहलाता है। तो ये अभिक्रिया हो गया। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर बताइए ये क्षार कैसे हुआ, यहाँ पे तो NH3 है, ठीक है। तो देखिए क्षार का तो ये बेसिक हमने आपको बता दिया। क्षार पे जब हम डेप्थ में एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, हमने अभी आपको बताया ना कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, जो क्या होता है लवण किसे कहते हैं, परिभाषा, उदाहरण, गुण पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वो जब आपको वीडियो देखेंगे तो उसमें और भी आपको पता चलेगा कि क्षार ऐसे भी हैं जो OH, जो यहाँ पे बताइए OH हाइड्रोक्सी आयन तो दे नहीं रहे हैं, OH आयन इसमें से निकलेगा नहीं ना, जब है ये नहीं तो निकलेगा कहाँ से, बट ये क्षार है। अब क्यों है ये जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं कहूँगा जिन विद्यार्थियों को पता होगा वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं देखता हूँ किन विद्यार्थियों को पता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। एक और एग्जाम्पल देख लें, चलिए एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब कास्टिक सोडा को, इसका भी क्रिया हम HCl से कराते हैं, ठीक है। तो जब कास्टिक सोडा का HCl से हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से बनता है आपका NaCl, ठीक है जी। यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, NaCl बन गया और 2 H है और एक ऑक्सीजन मतलब H2O बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपका NaCl दिखाई दे रहा है यही है आपका लवण, ठीक है। तो ये क्या है, क्षार है, OH है, तो यहाँ पर HCl क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा, समझ गए हैं तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप सीरियस हैं क्लास 10th के पढ़ाई करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।